मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आप लोग को तो हम हमेशा बताते आए हैं कि हम लोग जो है इस समय जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट है और इसमें हमारे साथ पूनम, श्याम, रूसालिन, लकी, गजेंद्र, अयान, अमित, सूरज, राजेश और जी डीजे के जी क्लासेस और प्रिया, माया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार बने रहने के लिए और वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे कि अन्य साथी भी आपके जुड़कर प्रैक्टिस सेट लाभ लेते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हिंदी का पोर्शन है और 20 प्रश्न में कवर करेंगे, जिसमें पहला और दूसरा प्रश्न इस गद्यांश से दिया गया है। इसमें देखिए गद्यांश को आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। मैंने पहले ही इसको पढ़ रखा है। आप लोग भी अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जो भी आंसर आए आपको कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है। इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, आप लोग को समय दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बहुत अच्छे, चलिए हो गया होगा, नहीं हो गया हो तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन के आंसर को बनाइएगा। प्रश्न पहला पूछ रहा है, वास्तविक संस्कृति व्यक्ति वह है जो, यहाँ पे ऑप्शन के रूप में एक नए आविष्कार का प्रयोग करता है, या बी संस्कृत भाषा जानता है, या फिर तथ्यों को याद करता है, डी ऑप्शन है नए आविष्कार करे। तो इसमें वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो, इस चारों ऑप्शन में जो होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नए आविष्कार करे वही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति होता है, ठीक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। न्यूटन ने, माफ़ कीजिएगा, इस प्रकार से है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। इस वाक्य को क्रमवाच्य में बदलना है। तो जब क्रमवाच्य में बदलेंगे तो किस प्रकार से ऑप्शन में दिया गया है देखते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने खोजा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छे, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे आप लोग भी कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करते रहिए। न्यूटन के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई यही आपका क्रमवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं यह बताना है। आप लोग को तो पता ही है, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं उनकी संख्या टोटल 8 होती है। ऑप्शन भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बार गौर से सुनिएगा, हम 8 के नाम ले रहे हैं, जो है पहला विधिवाचक, दूसरा आज्ञावाचक, तीसरा विस्मयवाचक, तीसरा इच्छावाचक, चौथा निषेधवाचक कह सकते हैं, या फिर पाँचवा प्रश्नवाचक, छठा, क्या गलती हो गया यहाँ से, फिर से देखिए काउंटिंग में गलती हो गई है। पहला है विधिवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है विस्मयवाचक, छठा है संदेहवाचक, सातवां है इच्छावाचक और आठवां है आपका संकेतवाचक। तो ये 8 वाक्य जो होते हैं वो अर्थ के आधार पर होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन अच्छा है और आप लोग को हम बता दें, इसका तात्पर्य है, जैसे हम लोग को मान लेते हैं लिखना है डॉक्टर, और डॉक्टर को हम छोटे में लिखना चाहते हैं तो हम लोग इस प्रकार से डॉक्टर को लिख सकते हैं। क्लियर। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो ये जो चिन्ह लगता है इस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पे है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ऑप्शन बी बिल्कुल, उसको क्रिया कहा जाता है। विधान का करने का तात्पर्य है कि जिसको किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, तो उसको क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न,
अनुमान का विशेषण रूप कौन सा है? अनुमान का विशेषण जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अनुमानित बनेगा। ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही। जो भी इजी है उसको थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग करते चलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग को भी घबराहट होने लगती है, इसलिए थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको लिखते चलिएगा। अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो। इसमें जो गरीबों शब्द लिखा है ये क्या है? विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है? ये 7वां ऑप्शन सी, यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 6, 5, 3। तो सर्वनाम की भेद भी बिल्कुल सही ऑप्शन, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, 6 भेद। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, और तीसरा निश्चय, चौथा निश्चय, 5वां संबंधवाचक और 6ठा प्रश्नवाचक। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। और अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो यानी चारों ऑप्शन में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, तो सभी को पता ही है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा। या, व, रा और ला ये सभी जो हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और उसी की कड़ी में ये बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे या और व जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो ये सहायता जो होती है एक वचन में होती है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। पौधों का पौधा का जो है पौधे हो जाता है, पुस्तक का पुस्तकें हो जाता है, और लड़का का लड़के हो जाता है, तो बहुवचन बन जाता है। बट यहाँ पे सहायता जो है वो सहायते नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला, लोटा का इस प्रकार का शब्द है। लोटा जो है ये किस प्रकार का शब्द है? और आपको बता दें हम, जिस शब्दों की उत्पत्ति का कोई अता पता नहीं होता है वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। तो ये लोटा है, खटिया है, गमछा है, ये सभी शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति का कोई ही ठिकाना पता नहीं होता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें आप लोग को बताना है कि अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है? का प्रत्यय लगा है, पिका लगा है, आई का लगा है, या फिर इका प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए बताइए, अध्यापक या जो है अध्यापिका जो शब्द लिखा है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय शब्द जो मूल शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हीं को प्रत्यय कहा जाता है, और जो पहले लगता है मूल शब्द की उसको उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ पे 12वीं का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इका प्रत्यय लगा है। अध्यापक में इका लगाकर अध्यापिका बनाया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रखर किताब पढ़ रहा है, प्रखर किताब पढ़ रहा है, इसमें कौन सा वाच्य है? और बात यहाँ पे आप लोग को बता दें, वाच्य 3 प्रकार का होता है। एक कर्तृवाच्य होता है, दूसरा भाववाच्य, तीसरा माफ कीजिए ये कोई वाच्य नहीं है, यहाँ पे एक कर्मवाच्य होता है। ठीक, तो इसमें कौन सा वाच्य है ये बताना है। तो पहला ही ऑप्शन कर्तृवाच्य यहाँ पे हो जाएगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? किस शब्द में बहुब्रीहि समास है ये बताइए। मेघनाद अर्थात मेघ के समान नाद है जिसका, उसको मेघनाद कहा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? एक ही शब्द, जैसे कह सकते हैं एक शब्द के अनेक अर्थ जहाँ पर होते हैं तो उसको श्लेष अलंकार कहा जाता है, चिपका हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और श्लेष का तात्पर्य ही है चिपका हुआ या सटा हुआ। क्लियर, चलिए अगर इसकी उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें उदाहरण एक देख लीजिए आप लोग। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए पट शब्द का एक बार प्रयुक्त हुआ है, परंतु इसके 2 अर्थ हैं। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र और एक पट का अर्थ होता है, मतलब उसी पट का अर्थ किवाड़ भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो दूसरों के सहारे जीता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पालतू, अनाथ, परजीवी, निराधार। तो यहाँ पे उसको परजीवी कहते हैं।
सी बिल्कुल सही ऑप्शन। आप लोग जो है विज्ञान में पढ़ते होंगे, परजीवी किसे कहा जाता है? जो दूसरों के सहारे जीता है। अर्थात जैसे देखते होंगे, आप लोग देखे होंगे पेड़ों पे कोई एक पेड़ है, उसके ऊपर कोई दूसरा पेड़ उगाता है, तो वो किस प्रकार का पेड़ पौधा होता है या पेड़ होता है? पेड़ नहीं होता है, पौधा ही होते हैं, झाड़ी टाइप के, तो उसको परजीवी पौधा कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अम्लीय का शाब्दिक अर्थ क्या है? डी बिल्कुल अमृत होता है। अम्लीय का शाब्दिक अर्थ या पर्यायवाची भी अमृत ही होता है। नेक्स्ट है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? तो पहला ऑप्शन देखिए, वियोग श्रृंगार कहा गया है। तो वियोग तो हो ही नहीं रहा है। वियोग क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो देखने के बाद रो रहे हैं, जब देख कर रो रहे हैं, तो यहाँ पे वियोग किस बात की? वियोग का तात्पर्य है जब नायक या नायिका या कोई भी एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो वहाँ पे वियोग होता है। बट यहाँ पे एक दूसरे को देखने के बाद जो है विलाप या रोने की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करुण हो जाएगा। करुण रस का यहाँ पे उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है, केशव कहीं ना जाई का कहिए, केशव कहीं ना जाई का कहिए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो सी बिल्कुल तुलसीदास की ये कवि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हाँ ठीक, चलिए सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल जो है कहा गया है और उसको नाम किसने दिया है? ये शब्द जो है बीज वपन काल जो है आदिकाल को किसने नाम दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद है, ये प्रसाद लिखा है यहाँ पे, इसको प्रसाद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट डी ऑप्शन, आचार्य भगीरथ मिश्र। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है आदिकाल को बीज वपन काल कहा गया है। क्लियर? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला पोर्शन जो लेते हैं ये आपका जो है इंग्लिश शब्द से लिया गया है। वैसे आदिकाल को अनेक लोगों ने अनेक नाम दिए हैं। वैसे जो है रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा काल कहा है? तो इन्होंने कहा है वीर गाथा काल। कौन सा काल कहा है? वीर गाथा काल। क्लियर? अगला जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को तो बीज वपन काल कहा ही है। वहीं पे बात करते हैं हम लोग राहुल संकृत्यान की, तो सिद्ध सामंत काल इन्होंने कहा है और आरंभिक काल जो है मिश्र बंधु ने कहा है। क्लियर? तो ये सब याद करते रहिए, याद करके रखिएगा आप लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यहाँ पर हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को क्या कहा है? तो उसको चारण काल कहा है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। इसमें इंग्लिश का ये जो है पोएट्री लिखी गई है, 2 लाइन की है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, 3 लाइन की है, इसको पढ़िए आप लोग। और क्वेश्चन भी 21 नंबर का आपको दिख रहा है। द वर्ड व्हाट क्लोज इन मीनिंग्स टू द वर्ड्स जो है डिपेल्ड। तो इसकी मीनिंग बताना है आप लोग को, 21 नंबर का प्रश्न, और ये इससे बताना है पोएट्री से। तो 21 का ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे आपको सही हो जाएगा। इस जो है स्पोर्टेड बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट सुइटेबल कंजक्शन चूज करके यहाँ पे भरना है, कौन सा कंजक्शन इस सेंटेंस में सही पे यहाँ पे फिल किया जाएगा। बी बिल्कुल सही ऑप्शन और भर दिया जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए यहाँ पे आइदर जहाँ पर होगा वहाँ पे और आएगा, जहाँ पे नाइदर होगा वहाँ पे नॉर आएगा। तो यहाँ पे आइदर था इसलिए और, ये दोनों एक दूसरे से सामूहिक हैं। अगला प्रश्न, इसमें आपको खाली स्थानों में भरा जाएगा, कौन सा शब्द भरा जाएगा? वर्ब, एडवर्ब, नाउन या एडजेक्टिव। 1 मिनट। हाँ ठीक। सेंटेंस में ये शब्द जो है रेवल्स जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या नाउन है, ये पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पे पहला ये वर्ब है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ 24 नंबर का प्रश्न लेते हैं। 24 नंबर में आप लोग को एक सेंटेंस लिखा गया है, डायरेक्ट नरेशन से लिया गया है, डायरेक्ट लिखा गया है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है।
तो 24वां के जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें भी खाली स्थान में सही शब्दों को फिल करना है, आर्टिकल भरना है। सही आर्टिकल कौन सा भरा जाएगा 25 का? ऑप्शन सी यहाँ पे द भर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कंप्रीहेंशन से है। कंप्रीहेंशन को अच्छी तरह से पढ़ना है। द सीन presented by the community of bees is the more। तो यहाँ से पढ़ना है आप लोग को और पढ़ते जाना है। संभवतः सारा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़ लीजिए। और अच्छे बढ़ते हैं हम लोग के क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है। द पार्टीज इन दिस कॉन्टेस्ट मीन। तो यहाँ पे इसका जो है द पार्टीज का मीनिंग क्या है ये पूछा गया है। 26 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 20 है। किल बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है। इसमें ये जो शब्द लिखा है COLT कॉल्ड, इसका फेमिनिन शब्द बताना है। तो यहाँ पे फील ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें खाली स्थान में भरना है कौन सा शब्द सही सुटेबल होगा जो भरा जाएगा। तो सी बिल्कुल सही, आफ्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला 29 नंबर का प्रश्न है और 29 नंबर में ग्रामेटिकल जो सही है उसको भरना है, चूज करना है। 29 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही रोट टू मी, उसने मुझे, ठीक है, या मेरे लिए लिखा है। अगला प्रश्न है सफिक्स, माफ कीजिए सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स जोड़कर शब्दों को बनाना है। सफिक्स का मतलब, प्रीफिक्स मतलब पहले होता है यानी पहले जोड़ना है, और सफिक्स का मतलब अंत में या प्रत्यय जिसको कहा जाता है, और यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग होता है। 30 नंबर का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बी हो जाएगा, बी साइड, बी मियर और उसके बाद बी डाउ। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं जो कि संस्कृत का पोर्शन है। इसमें 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। इसके केवल ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग मिलान करते चलिएगा 10 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके सही बनते हैं। पितरों में समास बताना है। पितरों में समास कौन सा होगा? तो डी बिल्कुल द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञा, पद में उपसर्ग कौन सा है? तो बी अभी, ज्ञा में अभी उपसर्ग है। अगला प्रश्न है राम शब्द में तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? तो यहाँ पे राम है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है अत्र अव्यय का शब्द अर्थ कौन सा है? 34 नंबर का पहला ऑप्शन बिल्कुल जहाँ हो जाएगा। कौन सा शब्द है? जहाँ, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। यत्र का मतलब जहाँ होता है। अगला प्रश्न है लकारः पद में संधि कौन सी है? तो इसमें यण संधि है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट कर्तव्य पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? 36 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही, तव्य प्रत्यय लगा हुआ है। अगला षष्ठी सा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो सभी को पता है। 35 नंबर का जो है डी मूर्धा होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, ये जो पंक्ति लिखी गई है विभक्ति, ये विभक्ति में ये ब्रह्मराय जो शब्द लिखा गया है इसमें कौन सी विभक्ति का उपयोग किया गया है? तो विभक्ति इसमें है चतुर्थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला नीति मार्गः के न परिलंघन्ति, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल कुलीना। कौन सा होगा? कुलीना शब्द होगा। और यहाँ पे श्लोक दिया गया है। श्लोक क्या है? ये पैसेज है संस्कृत का, पढ़ना है अच्छी तरह से। और ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ से 40 नंबर का प्रश्न है ये। अश्विने लोके कतिविधः जनाः भवन्ति। 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विविधा। और उसी के साथ अगला पोर्शन स्टार्ट होता है। विज्ञान का। विज्ञान के पोर्शन में परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया है ये बताना है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है और आप लोग को कमेंट करके बताना है।
परमाणु रिएक्टर कहें, परमाणु भट्ठी कहें, बात यही की होती है। इसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है और इसको जो है 1942 में इसका जो है आविष्कार होता है एनरिको फर्मी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, अपकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? पहला ऑप्शन 90 अंश का कोण बनता है इसके बीच में। नेक्स्ट है रेक्टिफायर्स किस में परिवर्तित करता है? जो वोल्टेज होता है, लाइट होती है, वो रेक्टिफायर उसको किस में परिवर्तित करता है, ये पूछा गया है। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, किस धातु को मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? अच्छा, इस क्वेश्चन के जो ऊपर क्वेश्चन हम लोग पढ़े, एसी को डीसी में जो बदल देता है, इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारे मोबाइल के चार्जर होते हैं, चार्जर को जब बनाया जाता है तो रेक्टिफायर के माध्यम से एसी को डीसी में बदलकर मोबाइल चार्ज होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग 44 नंबर पे थे। इसमें किस दवा को मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह बताना है। तो पहला मेटाफार्मिन नामक दवा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में उपस्थित, मतलब किसकी उपस्थिति में होता है प्रकाश संश्लेषण? तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एलपीजी का मिश्रण जो होता है वो किस दो गैसों का मिश्रण है एलपीजी? तो बी बिल्कुल यहाँ ब्यूटेन और प्रोपेन जो होगा, ये दोनों मिश्रण एलपीजी कहलाते हैं। ठीक, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जब नेट टार्क शून्य है तब स्थिर क्या चीज़ स्थिर हो जाएगा? जब भी नेट टार्क शून्य होता है तो क्या स्थिर होता है? बल स्थिर होता है, कोणीय वेग, माफ कीजिए कोणीय संवेग, कोणीय रेखीय वेग और त्वरण। जब किसी भी पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बलाघूर्ण कहते हैं। और यही टार्क भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोणीय संवेग सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? किस एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड बिल्कुल इजी था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा तिल चट्टे का उत्सर्जन करता है? चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो तिलचट्टे का उत्सर्जन जो करता है वो अंग है आपका मल्फिजियन ट्यूबुल्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तिलचट्टे के उत्सर्जन अंग जो होते हैं वो मल्फिजियंस ट्यूबुल्स होते हैं और तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाला जीव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तिलचट्टा किसके अंतर्गत आता है? तो ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाला जीव है। अगला है, कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैडमियम नाइट्रेट के अंतर्गत आने वाला, अच्छा माफ कीजिए, यहाँ पे कैडमियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र या नाम है, अच्छा ये तो रासायनिक नाम कैडमियम नाइट्रेट है ही, इसका फार्मूला जो होगा वो CdNO3 का होल ट्वाइज। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित के पोर्शन को हम लोग स्किप करेंगे, अगला पोर्शन गणित का ही है। आपको इसको स्किप करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जब पहुँचेंगे तो आपका पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से लिया गया है। चलिए इसके भी 10 प्रश्न हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है आपको 150 प्रश्न करना है। गणित का पोर्शन इसलिए हम नहीं करवा रहे हैं 20 प्रश्न का, क्योंकि ये सर के द्वारा अलग से वीडियो बनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप लोग वहाँ से जा करके देख लिया करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करवाने में बड़ा ही समय लग जाएगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे देखिए, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? खुदीराम बोस थे, उधम सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे या फिर सुभाष चंद्र बोस थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, चंद्रशेखर आज़ाद इसके जो है आर्मी नेता रहे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। और भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भूभाग जो है भूमि है? पूरे पृथ्वी पर यह बात किया गया है यहाँ पे।
तो यहाँ पे 30%, बाकी जो है 70% पर क्या है, जल है, यानी समुद्र, तालाब, जो भी पहाड़ सब मिला के। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं, बी, बिल्कुल 30% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके है, मान लीजिए कि चीनी के लिए संतुलन मूल्य जो है 50 रुपया प्रति किलोग्राम है। यदि सरकार ने 70 रुपया प्रति किलोग्राम की न्यूनतम कीमत तय की है तो क्या होगा? बाजार में चीनी का अधिशेष हो जाएगा। बाजार में चीनी का क्या हो जाएगा, अधिशेष हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, भारत में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सबसे अधिक संभाव्यता वाला है? तो ये सौर शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में है? यहाँ पर डी होगा, कनाडा एवं यूएस से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इन्हीं दोनों यानी कनाडा और यूएस से अमेरिका जो है, इन्हीं दोनों देशों के बीच में सबसे लंबी भूमि रेखा सीमा निर्धारित है। ठीक, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा जो बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी में तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था, वो कहाँ किया गया है? इराक में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में या भारत में? तो ये अफ़गानिस्तान में किया गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आर्थिक संतुलन में क्या होता है, यानी क्या बड़ा होता है, क्या बराबर होता है, ये बताएं। जैसे ऑप्शन है, मांग पूर्ति के बराबर होती है, अधिशेष की कमी से भी बड़ा होता है, मांग की लोच आपूर्ति की लोच के बराबर होती है, या फिर मांग की कीमत लोच एकता यानी यूनिटी जो होती है वो होती है। तो आर्थिक संतुलन में जैसे कि आर्थिक संतुलन में जो होता है वो मांग पूर्ति के बराबर होती है। जितनी मांग है उतनी अगर पूर्ति हो रही है तो आपकी आर्थिक संतुलन क्या हो जाएगी, बराबर बनी रहेगी, संतुलन बना रहेगा। क्लियर, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, मतलब किस भाषा से लिया गया है? तो वो फ्रेंच भाषा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट है कि किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे पूछा गया है भारत के जो हरित क्रांति के जनक के रूप में है उनका क्या नाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन जो है, हमारे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और वहीं पे विश्व की बात करते हैं तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे भारत की बात किया गया था, इसलिए भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर क्या स्वीकृत किया जाता है? तो यहाँ पे स्वीकृति जो की जाती है यूनेस्को के द्वारा ये स्वीकृति की जाती है। ठीक, कि ये स्थान या जो है ये स्थल विश्व विरासत होगी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होने के साथ अगला पोर्शन शिक्षण कौशल से है। इसमें 81 से 90 प्रश्न तक हम लोग कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन यानी 81 नंबर का, बच्चों का मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा? चलिए जो है कमेंट करके आप लोग आंसर बताएं। तो सबसे अच्छा जो मूल्यांकन होना चाहिए बच्चों का वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, ये शब्द आपको कहीं मिले मूल्यांकन के तौर पर तो ये हमेशा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और शिक्षा के मामले में या बैठने के एक साथ पढ़ने के लिए कहीं भी समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा की बात करता है तो वो हमेशा आपका सही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा जो है सकारात्मक ही होते हैं। अगला प्रश्न है 82 नंबर का, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन रहे? तो यहाँ पे फ्रोबल भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। मनोवैज्ञानिक फ्रोबल के द्वारा खेल शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन से अभिप्राय अभी हम लोग पहले ही
क्वेश्चन में संभवतः देखें तो यहाँ पे मूल्यांकन का अभिप्राय यह होता है कि छात्रों के जो अधिगम यानी सीखे हैं उसकी सफलता कितनी है या असफलता कितनी है, इसका अध्ययन करना ही आपका मूल्यांकन कहलाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। तो यहाँ पे सी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, भारत में शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? 84 का कमेंट करके आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 84 का जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये जो है प्रस्तुत किया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी, सृजनवादी, संरचनात्मक या फिर मानवतावादी? तो 85 का भी बिल्कुल सृजनवादी जो है उपागम, यही वर्तमान में समय में शिक्षा का सबसे अच्छा उपयुक्त उपागम माना गया है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न लेते हैं, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे किलपैट्रिक को ही परियोजना विधि के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और अगला प्रश्न आपका है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यकता अनुसार जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 30:1 का, 40:1 का, 45:1 का या फिर 50:1 का? यहाँ पे देखिएगा 2009 के द्वारा 1 से 5 तक अगर 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तो अनुपात क्या होगा शिक्षकों का, ये बताना है, शिक्षक और विद्यार्थी का। तो 40:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो लिखना जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सूक्ष्म गतिक का तात्पर्य है इसमें प्रक्रिया जो है मतलब कह सकते हैं कि हलचल जो है नहीं होगा। बाकी आप चलेंगे, जैसे चढ़ेंगे तो शारीरिक गतिविधि होगी, कूदेंगे तब भी शारीरिक गतिविधि होगी, लेकिन दौड़ेंगे तब भी होगी, लेकिन लिखने पे उतना शारीरिक गतिविधि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कहेगा सूक्ष्म गतिक कौशल होगी। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। समेकित, देखिए यहाँ पे आ गया समेकित शिक्षा इंगित करता है। तो मैंने पहले ही बता दिया शुरू में ही कि समेकित या समावेशी शिक्षा या समेकित शिक्षा एक ही होती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन पढ़ेंगे, जैसे सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा विधि, समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल यानी अलग स्कूल, या फिर समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधाएँ। तो यहाँ पे सुविधाओं की बात नहीं है, सुविधाएं जो भी हों तो ठीक है, लेकिन एक समान स्कूल होना चाहिए। ठीक, देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समान बच्चों में भिन्न, चाहे सामान्य बच्चे हों या भिन्न रूप से योग्य बच्चे हों, उनके लिए एक ही स्कूल होना चाहिए समेकित शिक्षा में। क्लियर? तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया? तो अभी हम लोग देखिए अधिनियम 2009 का तो था ही, लेकिन धारा कौन सी थी जिसमें प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा, धारा 21 के तहत किया गया है। और इसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत धारा 21 में ये बताया गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। ए ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न जो स्टार्ट होगा ये बाल मनोविज्ञान से है। इसमें भी 10 प्रश्न हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आंशिक दृष्टिकोण यानी कम दिखने वाले बच्चों को, बच्चे जो बालक हैं वो युक्त बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, यहाँ पे है डी बिल्कुल सही ऑप्शन। श्यामपट्ट पर लिखे हुए शब्दों को नोटबुक पर उतार नहीं पाते हैं, 1 मिनट, ये भी सही है। अगला सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे, वह शिक्षक से स्पष्ट न देखने की शिकायत भी कर सकते हैं, ये भी सही है। या फिर पहला ऑप्शन जो है, वह पुस्तकों को आँखों के निकट लाकर पढ़ते हैं। तो डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। जब दिखेगा नहीं भाई तो ये सब शिकायतें होंगी ही। अगला प्रश्न है, ह्रस्व या श्रवण ह्रास जो है, श्रावण ह्रास से ग्रसित बच्चे यानी जिसको सुनाई नहीं देता है उस बताई के बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य
नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं। तो ये दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता करते हैं। बिल्कुल सही है। जब वो एक आवाज़ को सुन ही नहीं पाएंगे तो एक दूसरे से जो है बातचीत करने में, यानी कि संप्रेषण का मतलब है बातचीत करना, ठीक है। तो बातचीत करने में, सूचनाओं को आदान प्रदान करने में अक्षम होते हैं, अक्षमता होती है इनकी। यही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न, विकास के किस काल को सबसे अधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो सभी को मालूम है, आप लोग टेट की तैयारी कर रहे होंगे तब ये क्वेश्चन मिला रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे जो है विकास सबसे अधिक दबाव और तनाव का काल जो कहा गया है वो विकास की किशोर अवस्था को कहा गया है। इसी को तूफानी अवस्था भी कहा गई है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल विकास से तात्पर्य क्या होता है? 2 शब्द को भरना है। यहाँ पे 3 शब्द और दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावना। क्या होना चाहिए? जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावना परिवर्तनों में है जो जन्म और किशोरावस्था के बीच अंतर होते हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, पहला वाला सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार आप लोग को बताना है। और आप लोग को कोई भी समस्या परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते भी चलना है, और कमेंट बॉक्स में जो भी समस्याएं हैं उसको भी लिखते चलना है। आप लोग का कमेंट, जितने भी कमेंट करते हैं लगभग हम लोग सभी कमेंटों को पढ़ते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि हमारा कमेंट नहीं पढ़ा जाता है। कमेंट नहीं करना है तो कमेंट बिल्कुल करिए आप लोग, आपका कमेंट भी पढ़ा जाएगा और इसका आंसर भी दिया जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो। यहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा जो होती है यही अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न है, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग जो है किस पर किया था? तो इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था? तो ये चिंपैंजी बंदर नामक बंदर था, उस पर किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। वनमानुष भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। ये जीन पियाजे के द्वारा पूछा ही गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोहरा नहीं। तो इनकी अवस्थाएं 4 होती ही हैं। तो यहाँ पे 4 विशिष्ट अवस्थाओं दिया गया है और ये जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। पहला संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक काल 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक काल 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक काल 12 से 18 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक को अमूर्त भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो पहला ही ऑप्शन, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि समान स्तर जो है समान है तब भी उपलब्धियों में विभिन्नता हो सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का जो है कथन सही है। अगला है कि कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो ये गेस्टाल्टवादी। ऑप्शन नंबर डी, सूझ और अंतर्दृष्टि के तहत ये होता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तत्परता का नियम किसने दिया? बिल्कुल सही। यहाँ पे 3 नियम दिया गया है, तत्परता, अभ्यास और प्रयत्न का नियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो सी थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं के भी प्रश्न यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। इसमें लगभग 30 प्रश्न करंट अफेयर के साथ कवर करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो वो एक तरफ उपन्यास लिखा है द करेंसन्स, इसके लेखक जोनाथन फ्रांजेन हैं। अगला प्रश्न जो ऑप्शन है वो उपन्यास लिखा गया है आ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड, इसके लेखक हैं एडवर्ड पी जोन्स। और सी ऑप्शन है एक उपन्यास जो लिखी गई है वो 40 थीव्स है, इसके लेखक थॉमस पेरी हैं। और इसमें आप लोग को तीनों में सही कथन ढूंढना है कौन सा सही है। यहाँ पे ए और सी यानी पहला वाला और सी वाला सही है, बाकी बी वाला गलत है, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। क्लियर? चलिए पहला वाला जो ऑप्शन है इसको 2001 में लिखा गया है, ठीक, 2001 में इस पुस्तक को लिखी गई है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर मुंडिया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? मुंडिया पूर्णिमा मेले का जो आयोजन जो किया जाता है
वो किस स्थान पर किया जाता है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, गोवर्धन के स्थान नामक स्थान पर किया जाता है। साथ साथ अगला प्रश्न है सेम पहले प्रश्न की तरह, इसमें आप लोग पढ़िए, ए बी सी को पढ़िए और ऑप्शन जो है कोटनी से है, सही कथन कौन सा नहीं है ये बताना है इसमें। तो इसमें पहला ए और बी जो है वो सही नहीं है, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है, बाकी सी जो है सही है। तो ए और सी बिल्कुल गलत है, यहाँ पे सही नहीं है ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है मिलान करना है। चलिए मिलान करिए। पहला, मिताली राज कौन सा खेल खेलती हैं? तो मिताली राज क्रिकेट खेलती हैं, मिलान कर दीजिए सी ऑप्शन के साथ। अगला है पूनम रानी, तो पूनम रानी जो है हॉकी खेलती हैं। और ललिता बाबर, इन्होंने जो है 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन देखिए मिल रहा है। अगला है रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है रोबर्स? फुटबॉल से। नेक्स्ट, डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो सभी जी प्रश्न है, सी बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ये भी लगभग कह सकते हैं सभी को पता हुई है, ये बिल्कुल कौशाम्बी है। कौशाम्बी जो स्थान है तीर्थ स्थल है, ये जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगला है एस अगेंस्ट आर्ट्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये सानिया मिर्जा की कथा है, आत्मकथा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय राजदूतों ने वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट पेज चलेंगे। कौन सा युग्म गलत है? अमजद अली खान तबला वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, हेमा मालिनी भारतनाट्यम, शंभू महाराज कथक। तो ये देखिए आप लोग को तो दिख ही रहा होगा यहाँ पे 10वीं का कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे उस्ताद जो अमजद अली खान हैं वो सरोद वादक हैं, ना कि तबला वादक। ये क्या है? सरोद वादक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय वर्तमान में, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आता ले लेते हैं द गीता फॉर चिल्ड्रन। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूपा पाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, इसके लेखक हैं। और ये जो है द गीता फॉर चिल्ड्रन, हाँ ठीक है, रूपा पाई इसके लेखक हैं। और मैंने पूछा कि जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम YS जगन मोहन रेड्डी, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही था और इसका डी 112 का डी सही है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर सी ऑप्शन 6 जो है खिलाड़ी एक वॉलीबॉल एक टीम में होते हैं। टोटल टीम दोनों को टीम मिलाएंगे तो 12 खिलाड़ी हो जाएंगे। नेक्स्ट, सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो अरविंद अडिगा सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? आप लोग ब्रिक्स का नाम सुने हैं, BRICS। इसका नाम है ब्राज़ील, इसका नाम है रूस, इसका नाम है इंडिया, इसका नाम है चाइना, इसका नाम है साउथ अफ्रीका। ठीक, तो आया कौन सा नहीं? आइसलैंड नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे और यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल, बाकी टेनिस हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल में बॉल का प्रयोग यानी गेंद का प्रयोग किया जाता है। तो 117 नंबर क्वेश्चन पे थे, इसमें पूछा गया फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को पहली बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, मिचेल स्टार्क, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह।
कमेंट करके आप लोग ऑप्शन बताएं कौन सा सही हो जाएगा इसमें। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मिशेल स्टार्क बिल्कुल सही ऑप्शन। इन्हीं को ही एलन वार्डर मेडल से सम्मानित किया गया है, ठीक। और ये 22 साल में जो है इस पुरस्कार को जीत लिए हैं और जीतने वाले ये 5वें तेज गेंदबाज हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नंबर्स डू लाई इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। नंबर्स डू लाई, तो यहाँ पे ऑप्शन है अनिल मेनन, आकाश चोपड़ा और इयान चोपल, नेक्स्ट कुणाल बासु। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आकाश चोपड़ा बिल्कुल सही ऑप्शन इस प्रश्न का होगा। क्लियर। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में, प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में। 119 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल दिल्ली ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि उत्तर मध्य क्षेत्र जो सांस्कृतिक स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपको मिलान करना है। एक तरफ जो है खेल है और उससे संबंधित जो शब्द होती हैं, भाषाएं होती हैं, वो दूसरी तरफ लिखा है, उसको मिलान करना है। जैसे बार्डी जो है वो किस खेल से संबंधित शब्द है, वहीं पे वाली है और हिट विकेट है। हिट विकेट जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, ये तो सभी को पता है। क्लियर। चलिए उसके बाद पहला वार्डी जो है वो गोल्फ से संबंधित शब्द है, वाली जो है ये टेनिस से संबंधित शब्द है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन मिलान करने पर बिल्कुल सही पाया जाता है, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है ये बताना है। ये इसका नाम ही है झूलती मीनारों वाली मस्जिद, तो वो किस शहर में है। कानपुर में, अहमदाबाद में, जयपुर में, रांची में। चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इस प्रश्न का। 121 का ऑप्शन भी अहमदाबाद बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। तो ये तो सभी को पता है, ये भी काफ़ी फेमस है, ये रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी सबसे लंबी है। चलिए बताइए सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पे देखिए सबसे लंबी पूछी गई है, बट अगर यहाँ पे नील नदी होता तो वहाँ पे ऑप्शन वो सही होता, सबसे लंबी की बात करता है। लेकिन सबसे अधिक और चौड़ाई के क्षेत्रफल में बात करते हैं, चौड़ी के साथ साथ अमेजन आएगा, लेकिन यहाँ पे अमेजन दिया ही गया है, नील नदी ना दिया हुआ है, नहीं दिया है, इसलिए ए बिल्कुल सही ऑप्शन अमेजन सही हो जाएगा आपका। क्लियर। यहाँ पे ये विश्व की पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, 124 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नंदलाल बोस बांसुरी वादक जो हैं ये बिल्कुल जोड़ा सही नहीं है। नंदलाल बोस जो हैं ये कौन है, तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। क्या हैं, चित्रकार हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, अक्सर रिपीट हो रहा है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आप लोग अगर बराबर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आप लोग जुबान पे जो है क्वेश्चनों के आंसर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार, ऐसा कोई नहीं है कि एक सीमित प्रश्न होते हैं, बस उसी को घुमाकर पूछा जा सकता है, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 125 नंबर का। इसमें एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उस पर बने बांध हैं, तो इसको मिलान करना है। नीचे के कूटनीति के जो हैं ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले तो मिलान करते हैं, कावेरी नदी पर कौन सी बांध है, तो कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। कौन सी बांध, मेट्टूर बांध है। क्लियर। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। और अगला नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध, वहीं चंबल पे गांधी सागर बांध। ये देखिए ऑप्शन मिलाइए कौन सा सही हो जाएगा। 2-1-4-3 ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में मेल नहीं खाता है, जिससे चीन में जो है चीन की विशाल दीवार है, बिल्कुल सही है ये। भूटान में तक्सांग है, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, श्रीलंका में पद्म स्वामी नाथ मंदिर है। तो इसमें कौन सा मेल नहीं खाता, हाँ मेल नहीं खाता है ये बताना है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मेल नहीं जो खा रहा है वो श्रीलंका का जो पद्म नाम स्वामी मंदिर है, ये मेल नहीं खा रहा है। क्यों, क्योंकि ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन, माफ़ कीजिए मैं तमिलनाडु संभवतः बोल दिया, तमिलनाडु में नहीं, यह केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और भगवान विष्णु का ये प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, ये पद्मनाभ स्वामीनाथ मंदिर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे अक्षय कुमार भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और बात करते हैं अक्षय कुमार को जो फिल्म के लिए दिया गया है वो लक्ष्मी के लिए दिया गया है। और वहीं पे सुशांत सिंह राजपूत, ये देखिए सुशांत सिंह राजपूत की जो है मृत्यु हो गई है। इन्होंने जो है अपने आप से खुद से फांसी लगा लिया था और इनको जो है क्रिटिक्स का पुरस्कार मिला है मरने के बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और वो जो इनको दिया गया है दिल बेचारा के लिए दिया गया था, क्रिटिक्स जो पुरस्कार दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत को, वो दिल बेचारा के लिए दिया गया था। इसी के साथ अगला प्रश्न 128 नंबर का, नृत्यांगना एक तरफ है, दूसरी तरफ नृत्य है, तो मिलान करना है। राधा रेड्डी जो है किस टाइप का नृत्य करती हैं, मतलब कौन सा नृत्य करती हैं? तो राधा रेड्डी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। वहीं पे सुब्रह्मण्यम का जो है उनका संबंध भरतनाट्यम से और सितारा देवी का कथक से है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मिलान करने पर सही होता है। अगला प्रश्न आपका है भारतीय उपमहाद्वीपों में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की जो सबसे अधिक संख्या है वो संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है सबसे ज़्यादा? यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में हिंदी बोली जाती है, उसके बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? एक मिनट, यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया है, माफ़ कीजिएगा, दुनिया में नहीं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे बंगाली बोली जाती है, बांग्ला बोली जाती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर सी एन एरा ऑफ डार्कनेस, और इसको आप लोग संभवतः देखे होंगे, ये चर्चित पुस्तक रही और इसको अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला पोर्शन आपका रीजनिंग का स्टार्ट होगा। रीजनिंग के केवल ऑप्शन को बताएंगे, यहाँ पे आप लोग मिलान करते चलिएगा और लगाने के बाद कि कितने क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं कि उसमें कितने सही हुए। ठीक, 131 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं पे 132 की बात करते हैं तो 132 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन है और ऑप्शन भी ये संभवतः दिख रहा होगा आप लोग को अच्छी तरह से। तो 132 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। 75 ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 33 का पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट 34 की तरफ बढ़ते हैं और 34 में जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ना तो 1 ना तो 2, कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक, इस प्रकार से डी हो जाएगा। 35 की तरफ बढ़ेंगे और 35 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सही होगा। 60 आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है। कंप्यूटर के 5 प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे आपको, जिसमें कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट ये बटन जो हैं, ये कुंजियाँ जो बटन जिसको कहा जाता है वो किस प्रकार की कुंजियाँ कहलाती हैं? बहुत अच्छे, तो मॉडिफायर कुंजियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है OCR का पूरा नाम क्या है? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग OCR का पूरा नाम। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय जिसको कहा गया है, तो ये दिल्ली में स्थित है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया? 1992, 2000 में, 1995 में या इनमें से कोई नहीं? तो 1992 में सबसे पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये जापान की एक कंपनी थी जिसका नाम है फर्म NTT डोकोमो, आप सुने रहे होंगे डोकोमो, एक स्मार्टफोन इन्होंने ही लॉन्च किया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? ये भी इजी प्रश्न है, बहुत अच्छा।
तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी होती है जो उसमें लगी रहती है, सेकेंडरी होती है जो बाहर से लगाई जाती है। क्लियर? जिसको जैसे चिप हो गया तो ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगी, और जो उसी में जैसे कंप्यूटर में या मोबाइल में जो फिट होता है उसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। अगला पोर्शन जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि का स्टार्ट है। यहाँ पे व्यावसायिक पहला क्वेश्चन जो है, व्यावसायिक आचरण की नीति के सिद्धांत कौन है, ये बताना है। चलिए कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। वैसे बात करते हैं हम लोग आचरण, व्यावसायिक आचरण नीति की, तो इसके सिद्धांत की जो संख्या है वो संख्या 7 होती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। एक सच्चरित्रता होती है, दूसरा वास्तुपरकता होती है, तीसरा गोपनीयता होती है और सक्षमता होती है, उत्तरदायित्व होता है, ईमानदारी होता है और नेतृत्व होता है। तो यहाँ पे 7 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही क्रम में है? सही क्रम में कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे डी, सबसे पहले आवश्यकता। क्या आएगा? सबसे पहले आवश्यकता आएगा। आवश्यकता क्यों आएगा? क्योंकि किसी भी चीज़ की जब आवश्यकता होती है तो उसको पाने के लिए प्रबल इच्छा होती है, उसके लिए उत्तेजना होती है, और उसको प्राप्त करने के लिए आदमी लक्ष्य मुहिम व्यवहार भी करता है, और जब वो उपलब्ध हो जाती है तो उसकी उत्तेजना क्या होती है? कम हो जाती है। यानी आवश्यकता, जो जिसकी चीज़ की आवश्यकता होती है वो कम हो जाती है। तो ये इसका बिल्कुल क्रम सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहा नहीं गया है कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, तो यहाँ बिल्कुल ये फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी शैक्षिक मूल्य का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करना अथवा उसके बोध का बनना ही सौंदर्यात्मक मूल्य है। यह कथन किसका है? ऑप्शन आपका है ब्रबुके, और फिर ग्रेरट है, स्मिथ है, इनमें से कोई नहीं। 143 का पहला ही ऑप्शन ब्रबुकेर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न पे 144 का, शारीरिक दंड देना क्या होता है? उचित है, बहुत ही ठीक है, अनुचित है या सही है? इसको किस प्रकार, किस वे से आप देखेंगे कि जब शारीरिक दंड दिया जाता है तो उस किस वे में देखेंगे? ये एक अनुचित है, अनुचित है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्टार्ट है। इसमें प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए या माना जाता है? चलिए, धैर्य और दृढ़ता। देखिए अब आगे बढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। एक प्राथमिक स्तर का यदि शिक्षक है तो उससे सबसे सटीक और अच्छा जो हो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए। जैसे बच्चे कुछ भी गलती करें, कोई भी दिक्कत हो, तो सबसे पहले वहाँ धैर्य रखना चाहिए, ना कि उसको बच्चे को डांटना फटकारना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो एक शिक्षक को मान लेते हैं, आप एक शिक्षक के रूप में कार्यभार देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान के साथ साथ अध्यापन विषय भी जरूरी है। मान लेते हैं आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में सब नॉलेज है, लेकिन आप जो पढ़ाना है उसके बारे में पता ही नहीं है, तो किस प्रकार से आप पढ़ाएंगे? क्लियर? तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन ना दिया होता तो बाल मनोविज्ञान बिल्कुल सही ऑप्शन था। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों दिया गया है, इसलिए बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। कभी कभी ऐसा ना दे करके डी ऑप्शन में लिख देता कि एक और दो दोनों, तो वो ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है, आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व कौन से हैं? कितने होते हैं? तो यहाँ पे 3 तत्व होते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। पहला सत्य है, दूसरा, एक मिनट, हाँ, परामर्श के 3 तत्व हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 3 नहीं, ये अगला प्रश्न का है। नेक्स्ट है, जिसमें पूछा गया है कि गृहस्थ जीवन में किन मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक होता है? तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, जिसमें सत्य, धर्म और स्वाध्याय बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके आप लोग का इसका आंसर जरूर बताना है। जिसमें एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, इस संदर्भ में वह क्या करेगी? यदि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं तो एक अध्यापिका को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग पढ़िए, थोड़ा लंबा ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, जो कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय
व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। अंतिम परिणाम क्या है उससे नहीं मतलब है, बच्चों के जो अधिगम की प्रक्रिया है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे सी बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ नहीं होती है, वो उनके सीखने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक, आप लोग पढ़े हैं इसको, गलतियों को आप लोग बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेना है, खास करके प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जहाँ पर ये पॉजिटिव लिया जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन को पढ़िए तब समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक जो है स्पष्टता प्राप्त नहीं की है, इसलिए वो गलतियां कर रहे हैं। तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो गलतियां करते हैं तो वो भी एक उनके सीखने का ही पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में अगर गणित के प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जो भी नए साथी हमारे जुड़कर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब और चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लें। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है तब तक ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। इसके लिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।